मैं अलाउद्दीन सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच पूर्व चेयरमैन मेरठ। सभी देशवासियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी अति पिछड़े अल्पसंख्यकों से कुछ बात करनी चाहता हूँ, जो बहुत अहम, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने ही बारे में अगर विचार विमर्श नहीं करेंगे या बातचीत नहीं करेंगे तो हमें आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए सभी दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों से मेरी अपील है कि सभी ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। सन 47 से लेकर आज तक जो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। उन्नीस सौ 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हम सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों ने सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। जिसे भारत से प्यार नहीं था वो पाकिस्तान चला गया, जिसे भारत से, इंडिया से प्यार था वो हिंदुस्तान में रह गया और हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। उस वक्त कोई छोटा और बड़ा नहीं था, उस टाइम सब लोग भारतीय थे, इंडियन थे और सब ने यही सोच करके लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, गोरों से, कि भाई जो इनका अत्याचार है वो जब हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी ये ख़त्म होगा और जब भी देश को आज़ादी मिलेगी। इसलिए मैं सभी अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों से ये बताना चाहता हूँ, जब देश आज़ादी के टाइम पर ये भेदभाव नहीं था किसी भी तरह का, किसी ने कोई भेदभाव नहीं रखा, तो आज़ादी के बाद ये भेदभाव क्यों पनपा? इसका मतलब इन लोगों के मन में चोर था, खोट था, बहुसंख्यकों के मन में चोर था, खोट था। और जितने भी अति पिछड़े अल्पसंख्यक थे, इन सब ने इन पर यकीन करके इन लोगों का साथ दिया। आज़ादी के बाद जो चुनाव होना शुरू हुआ उसके बाद में जो हमने इनका पूरा साथ दिया, और एक भारतीय होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक अति पिछड़ा होने के नाते मैं सभी समुदाय के अति पिछड़ों से बात करना चाहता हूँ। सभी अति पिछड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि एक मुसलमान के। इस पार्ट के नीचे सभी पिसे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी बहुसंख्यक थे और हैं वो शिक्षित थे, और जितने भी अल्पसंख्यक और अति पिछड़े थे उस वक्त वो अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। और जितने भी ये बहुसंख्यक थे ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, इनके बच्चे भी पढ़े लिखे थे। तो इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों को गुमराह करने का काम किया। जब भी कोई चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, किसी भी तरह का अदर कोई भी चुनाव हुआ, उसमें इन लोगों ने चुनाव लड़े और हमें ये कह के भगाते रहे कि भाई हम सब मुसलमान हैं, एक कलमे के शरीक हैं। तो एक कलमे के शरीक होने के ऊपर हम लोगों ने तो अमल किया, आज तक अमल कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया। हम लोग जब इनको वोट देते हैं तो मुसलमान के नाम पर हमने वोट दिया कि नहीं भी अपना मुसलमान भाई चुनाव लड़ रहा है, हमें मुसलमान के नाम पर वोट करना है या एकता के नाम पर चुनाव वोट करना है। मगर चुनाव जीतने के बाद हम पूरे 5 साल इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे हक़ की बात होगी, हमारे हुकूक की बात होगी, मगर कोई किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। और बल्कि हमें जो है पराजित किया जाता है, हमें जलील किया जाता है कि ये नाई है, सलमानी है, ये सैफी है, ये धोबी कसार है। तो ये मलिक है, ये तेली है, ये जुलाया है,
ये जुलाया क्या करेगा, नायिका क्या करेगा, और ये है इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, माइंड पे चोट करते हैं सीधी। बहरहाल जो होता है वो अच्छा होता है, जो किया इन्होंने उससे अगर ये लोग ऐसा ना करते तो शायद हम लोगों के अंदर जागरूकता ना आती। ये जो आज हमारे अंदर जागरूकता आई है या हम लोगों के अंदर जागरूकता है, तो वो सब इन्हीं लोगों की देन है। इन्हीं की वजह से हम लोगों को खड़ा होना पड़ा है, अपने हकों हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा है। अब जब भी कोई चुनाव की बात आती है और कोई अति बिगड़ाया अल्पसंख्यक चुनाव लड़ने की बात करता है, तो उसकी ये मजाक बनाते हैं, कि ये क्या चुनाव लड़ेगा, नायिका क्या चुनाव लड़ेगा, ये जुलाया क्या चुनाव लड़ेगा, ये अंसारी क्या चुनाव लड़ेगा, या लोहार बड़ी हमारे भाई जो भी हैं अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदाय के, मैं सभी समुदाय की बात कर रहा हूँ। अगर मुस्लिम इस पार्ट के नीचे पिसा है तो जो हमारे हिंदू भाई हैं अति पिछड़े, वो भी इसी पार्ट के नीचे आज तक पिसते आ रहे हैं और पिसे हैं। मगर उन लोगों में जागरूकता जल्दी आ गई, हम लोगों में अभी टाइम लगा। अभी हम लोग जो हैं अभी हम थोड़ा लेट हैं, मगर धीरे धीरे सब जागरूकता आ जाएगी, सब तैयार हो जाएंगे। इसलिए अब जब कोई चुनाव की बात आती है तो इन लोगों ने औरों को वोट देने का काम किया, मगर किसी नाई को, किसी जुलाहे को, किसी सैफी को, किसी लोहार को, किसी बड़ी को, या किसी कसार को, धोबी को, या किसी सक्के को इन्होंने वोट देने का काम नहीं किया। ये जलील करते हैं, ये पंडित करते हैं और ये लोगों में मजाक बनाते हैं कि चुनाव लड़ रहा है, देखें कैसे जीत जाएगा हमारे बगैर कैसे जीत जाएगा। ये इस तरह का सोचा छोड़ते हैं कि वो एक बिखराव पैदा कर देते हैं हम लोगों के अंदर। हमारे लोगों के अंदर जागरूकता नहीं, वो लोग इनके भकाई में आ जाते हैं, जबकि इनके भगाई में नहीं आना चाहिए। तो भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खीर खाली इन्हीं के हिस्से में नहीं है। खीर अगर खानी है तो आपको संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपने हकूक़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो इसलिए इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम आरक्षण पर बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रजा शक्ति मंच के माध्यम से मैं आरक्षण के ऊपर मैं बात करता हूं। काफ़ी टाइम से मैं आरक्षण को लेकर के बात कर रहा हूं, संघर्ष भी कर रहा हूं, धरने प्रदर्शन भी करता हूं। सन 1989 में ओबीसी का आरक्षण वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था। क्या? सन 1989 में ओबीसी का आरक्षण वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था, और जब वो लागू हुआ तो उसमें ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं। अब जब लोगों को पता लगा कि भाई इसमें मुस्लिम भी हैं 27% में, तो जो लोग जागरूक थे, एक सोची समझी साजिश थी वीपी सिंह सरकार की, मगर जो लोग जागरूक थे उन लोगों ने इसमें बखेड़ा खड़ा शुरू कर दिया और उन्होंने धरने प्रदर्शन आगजनी करनी शुरू कर दी कि इसमें जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, मुसलमानों का आरक्षण इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ओबीसी का मुसलमान आरक्षण इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, उनको जो इस चीज़ की जानकारी थी, वो जागरूक थे, तो उन्होंने अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ी। हम लोग शांत रहे, हम लोगों को इतनी वही नहीं थी कि भाई आरक्षण क्या है, आरक्षण से क्या फ़ायदा होने वाला है, जबकि इस देश के अंदर जिस बिरादरी को, जिस समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो जलीलो खार हो रहा है और वो बहुत पीछे है। आरक्षण की वो ताकत है। मैं आरक्षण की ताकत भी आप लोगों को बताऊंगा कि आरक्षण की क्या ताकत है, आरक्षण क्या ताकत रखता है। अब जब पूरे भारत में पूरे उसमें आगजनी धरने प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ कि मुसलमान अल्पसंख्यकों का, अतिपिछड़ों का, ओबीसी का इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो वीपी सिंह ने दोनों हाथों में लड्डू ले लिए और उन लोगों को ये कह करके शांत कर दिया, उनका तो आरक्षण उसमें आज तक है और वो था उन्हीं लोगों के लिए। हमें तो एक तरह से धोखा दिया गया था कि आप लोग ये धरने प्रदर्शन बंद कर दो, आंदोलन बंद कर दो, और मैं ओबीसी का आरक्षण 10% मुसलमानों को अलग से दूंगा। अब वो 27 का 27 उन लोगों पर रह गया जो 10% आरक्षण अलग से देने के लिए मुसलमानों को कहा था। वो आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ है और किसी सरकार ने इस पर कोई गौर नहीं करी है, और गौर करेगा भी क्यों?
गुलामों की कोई सुनता नहीं है, गुलामों की कोई सुनता नहीं है। जो कौम गुलाम होती है उसकी कोई नहीं सुनता। अल्लाह भी इस बात को फरमाते हैं, कहते हैं कि जो कौम अपनी जद्दोजहद की लड़ाई खुद नहीं लड़ती उसकी मैं भी मदद नहीं करता हूँ। क्या? अल्लाह भी इस बात को फरमा रहे हैं कि जो कौम अपने जद्दोजहद की लड़ाई नहीं लड़ेगी उसकी मैं भी मदद नहीं करूँगा। अब जिस कौम ने अपनी लड़ाई लड़ी, जद्दोजहद करी, अल्लाह ने उसकी मदद करी। अब हम लोगों ने अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो हमारी मदद भी नहीं हुई, और हम इंशाल्लाह आगे लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, ये हमें यकीन है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि गौर दें और राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच का साथ दें और इसके सदस्य बनें और राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच की ताकत बनने का काम करें। आप ताकत बनोगे तो हमारी ताकत बनेगी, और हमारी ताकत बनेगी तो हम सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब आरक्षण जो है 89 से आज तक जो है वो लागू नहीं हुआ 10% मेरे भाइयों। अब विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद में जो भी मुस्लिम गए हैं वो आज तक 90% बहुसंख्यक ही गए हैं। और जब भी चुनाव लड़ा, जब भी टिकट हुआ, किसी भी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने, राज्य स्तर की पार्टी ने, किसी ने भी अगर टिकट किया है तो वो टिकट भी इन्हीं लोगों को दिया है, उच्च जाति के लोगों को। हमें ऐतराज़ नहीं है, हमें ऐतराज़ नहीं है कि टिकट क्यों दिया गया है या क्यों दिया है या इस तरह की। हमें ऐतराज़ है तो वो इसलिए है कि आपको टिकट दिया गया तो हमने आपको अपना समझ करके हमने वोट किया, और आपने हमारे हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। हमें ऐतराज़ इस बात का है जब हम आपको चुन करके भेज रहे हैं, जबकि अक्सरियत आप लोगों से हमारी ज़्यादा है। बहुसंख्यकों से ज़्यादा अक्सरियत अल्पसंख्यकों की है। हमारा वोट आपसे ज़्यादा है, हमारा वोट ही आपको मिलता है तो आप जीतते हो, और आप हमारी साथ में धोखा करते आए हो आज तक। तो ये गलत है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त नहीं करने के अब आगे को। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। अगर आप लोग, पहली बात तो आप लोगों का कोई यकीन ही नहीं है, क्योंकि आपने 75 साल निकाल दिए धोखा देते देते, आगे आप लोगों का क्या यकीन है? इसलिए हम लोग संगठित होंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ने का काम करेंगे, और शर्तों के आधार पर बात होगी, शर्तों के आधार पर। इसलिए भाइयों, ये लोकसभा विधानसभा में जीत करके गए, राज्यसभा विधान परिषद में जीत करके गए, आप लोगों की हमारी वोटों से जीत करके गए। अब जब ये वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं तो ये सिर्फ अपनी बात करते हैं और अपना पेट भरने का काम करते हैं। ये पूरे 5 साल अल्पसंख्यकों के बारे में, अति पिछड़ों के बारे में ये कोई लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, और आरक्षण के ऊपर तो इनको सांप सूंघ जाता है। आरक्षण के ऊपर तो ये कभी बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका तो काम हो गया। अब इनको अपना पेट भरना, और इन्होंने अपने पेट इतने भर लिए हैं कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें भी ख़त्म नहीं कर पाएंगी जितनी इन्होंने दौलत इकट्ठी कर ली है, आप लोगों की वोटों के आधार पर ही, आप लोगों की वोटों के मिलने के आधार पर ही। समझ गए? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके नुमाइंदे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में नहीं जाएंगे जीत करके, जब तक हमारे मसाइलों का हल होने वाला नहीं है, हमारे मसाइलों का हल होने वाला नहीं है जब तक हम अपने नुमाइंदों को जिता करके नहीं भेजेंगे। वो चाहे हमें किसी पार्टी से टिकट मिले, और हम सीधा हम पार्टियों से भी हम बताना चाहते हैं कि अब अगर हमें टिकट नहीं मिलेंगे तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हमें चाहे निर्दलीय लड़ना हो, चाहे कि संघ या राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच पर समर्थित उम्मीदवार लड़ाने हो। मैंने जो है 2012 से पहले जो है राष्ट्रीय प्रजा समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत में भी मैंने लड़ाए थे, और जब मैंने उसमें चुनाव लड़ाया जिला पंचायत का, तो हमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वोट मिला। और वार्ड 4 और 5 में तो हमें जो है चौधरी अजीत सिंह के लोकदल से ज़्यादा वोट मिला, यानी कि वार्ड 4 और 5 में हम लोकदल से ऊपर रहे। तो उसमें जब हम लोकदल से हमें ज़्यादा वोट मिला तो एक खलबली तो होनी थी। जो भी पार्टी है चुनाव लड़ने के बाद में, चाहे पार्टी हारो या पार्टी जीतो, तो जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी हर पार्टी समीक्षा करती है, समीक्षा बैठक करती है कि भाई हम अगर चुनाव जीते हैं तो हम किस पैटर्न पे चुनाव जीते हैं, इतना अच्छा वोट हमें किस आधार पे मिला है, आगे भी हमें इसी आधार पे काम करना है, या हम चुनाव हारे हैं, हम पराजित हुए हैं, हम चुनाव हारे हैं तो किस आधार पर हम चुनाव हारे हैं, क्या वजह रही है, क्या हमारी कमजोरी रही है, संगठन में क्या कमी रही है, संगठन में किन लोगों ने गद्दारी करी है। तो वो समीक्षा बैठक होती है। अब जब वो समीक्षा बैठक हुई तो समीक्षा बैठक होने के बाद मैं वहाँ
लोकदल की बैठक जब होती है तो दिल्ली के अंदर तो चर्चा होती है कि भाई कहाँ में कितना वोट मिला, किस जगह कितना वोट मिला, हमसे ऊपर कौन रहा है, हमसे नीचे कौन रहा। तो मेरठ ज़िले में भी जो है सब सीटों पे जो है नज़र डाली गई, कहा गया कि भाई कहाँ नु जी वार्ड और 4 में और 5 में तो हम जो है 5वें नंबर पर रहे, और जो है जी चौथे नंबर पर कौन रहा, हमसे ऊपर कौन रहा। तो वहाँ जो है चर्चा हुई कि भाई एक राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच है जिसके प्रमुख अलाउद्दीन सलमानी है, उन्होंने अपने समर्थित 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा रखा था, हमसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिया है। तो एक जो सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में रहती है, केंद्र में सत्ता में रहती है लोकदल, और विधानसभा में भी सत्ता में रहती है, एक ऐसी पार्टी से ज़्यादा वोट मिल रहा तो अपने आप में एक मायने तो रखता है। तो चर्चा का विषय रहा कि भाई उन्होंने अगर एक समर्थित उम्मीदवार लड़ा करके इतना वोट हासिल कर लिया तो कुछ संगठन तो है इन लोगों के पास, तो संगठन की ये ताकत होती है। और वो वोट मिलने की ताकत ये असर दिखाया उन वोटों की ताकत ने कि चौधरी साहब के यहाँ से हमारे पास फ़ोन आने लगे कि जी आप अलाउद्दीन सलमानी साहब बात कर रहे हैं। जी मैंने कहा कर रहा हूँ। कि जी आपसे चौधरी साहब जो है वो मिलना चाहते हैं और आपसे वार्ता करना चाहते हैं। हमने सोचा, मैंने कहा भाई ये जो है ये राजनीतिक पार्टी हैं और इतना आसान नहीं है, हम संगठन चला रहे हैं, हमने शुरुआत करी है, हमारी छोटी मोटी अभी जो है राजनीति चल रही है, कहीं ना ऐसा ना हो कि हमारी ये भी ख़त्म हो जाए। तो चौधरी साहब जो है 1 मिनट में जो है वो तो राष्ट्रीय पार्टियों को धोखा दे देते हैं, तो हम तो एक संगठन के प्रमुख हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास महीनों तक फ़ोन आते रहे। जब हमारे पास महीनों तक फ़ोन आते रहे तो हमने अपने जो भी हमारे सम्मानित जितने भी हमारे सब साथी थे, हमने अपने साथियों की एक फ़ौरन हमने एक मीटिंग ली, और मीटिंग लेने पे हमने अपने साथियों से हमने बात करी और हमने अपने साथियों को बताया भी इस तरीके से ऐसे जो है फ़ोन आ रहा है, अभी बताइए आप लोगों का क्या इरादा है। और ये जो है हम पहली बात तो हम जो है आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने संगठित होकर के एक मेहनत करी और संगठन को इतनी आगे पहुँचाया, और जो है आपने इतना वोट इकट्ठा करा है ज़िले के अंदर। तो पहले आप इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं आपको तहे दिल से इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप इसके हकदार हैं, और इसमें जो आप इसमें राय देंगे हम उस पर फैसला लेने का काम करेंगे। हमारे सभी साथी बोले कि भाई नेताजी ये तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी हम तो आज तक आपके आदेश का पालन करते आए हैं, जो भी आपका आदेश होगा हम आपके आदेश का पालन करेंगे। आप इस पर जो है देखिए, आप इसमें कदम बढ़ाइए जैसे भी कुछ करना। मैंने कहा नहीं फिर भी भाई आप लोग बुजुर्ग भी हैं, आपको तजर्बा भी है, और इसमें ये कोई इतना छोटा काम नहीं है कि एकदम से इसमें ऐसी बिना सोचे समझे कदम उठाना है। तो इसलिए इसमें जो है बड़े सोच समझ के कदम उठाना है। तो आप सभी साथियों को इसका निर्णय लेना है, और आप इसमें बताइए जैसे भी। तो खैर उन्होंने सोच समझ के कहा कि जी ठीक है नेताजी आप इसकी तैयारी करिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और जो भी आपका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। मैंने ठीक है, मैंने कहा उनका फ़ोन आने दीजिए, जैसे उनका फ़ोन आएगा, जैसे टाइम फिक्स हो जाएगा हम आप लोगों को बता देंगे। वो 2 दिन के बाद में उनका फिर फ़ोन आता, क्योंकि उनका 2 दिन में 3 दिन में बराबर फ़ोन हमारे पास आ रहा था। हम हल्का सा आ गए थे फ़ोन भी उठाते कि हम इनसे बार बार क्या करें। बहरहाल हमने उनसे कहा कि ठीक है भाई, हमने जो है विचार विमर्श किया है अपने साथियों से, और इसमें जो है तो वो कहने लगे ठीक है आप बता दीजिए, आप जो है टाइम फिक्स कर दीजिए। मेरा भी हमारा 2 दिन तो हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, आप जो है 2 दिन के बाद में ये प्रोग्राम जो है आप फिक्स कर लीजिए। तो हमने 2 दिन बाद हमने प्रोग्राम फिक्स करा दिया। हमने अपने साथियों को बता दिया भी प्रोग्राम 2 दिन के बाद का फिक्स हो गया। हम 10-12 गाड़ियों के साथ हमने 10-12 गाड़ियों का इंतजाम करके, और हमने जो है 10-12 गाड़ी ले जा रही, हम यहाँ से लेकर हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बहरहाल बात तो बहुत सारी है, मगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, 2 घंटे इसमें वीडियो में लग जाएंगे। मैं बहुत शॉर्ट करके बात बता रहा हूँ। तो हम चलते रहे। अब हमारे सब साथी मग्न थे कि भाई दिल्ली जा रहे हैं। एक काफ़िला जा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच जिंदाबाद, अलाउद्दीन सलमानी जिंदाबाद। तो एक वीडियो भी हमने उसमें उन्होंने हमारे साथियों ने भरवा ली थी, तो एक बड़ा अच्छा माहौल था। मगर उसके बावजूद भी हमारे साथी सब बड़े खुश थे, मगर हम टेंशन में थे, हम बड़े परेशान थे। और हम ये थे कि भाई हम जा तो रहे हैं, और ये हमारे साथ में जो भी 50-60 आदमी हमारे साथ में जा रहे हैं, अगर आज कुछ हमारे साथ में गड़बड़ हो गई तो हमारी जो नेतागिरी है वो हमारी धूमिल हो जाएगी। हम चिंता में डूबे हुए थे हम। बहरहाल कोई बात नहीं, 15-16 साल का हमें भी एक्सपीरियंस था
इतने हम वो भी नहीं थे कि बिल्कुल हम वो जाएंगे। तो हम यहाँ से चल दिए, उनका फ़ोन हमारे पास बराबर आता रहा। हमने अपने साथियों को नहीं पता होने दिया क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती कि वो हमें थोड़ा सा डाउन भी करना चाह रहे थे बातों बातों में कि भाई अब तो ये आ रहे हैं। मगर हमने जो है हम उनसे पहले हमने फ़ोन काट देते थे, ठीक है। मगर वो बाद में बहरहाल ये हुआ कि हम वहाँ ठिकाने पर पहुँच गए और वो चौधरी साहब से हमारी मुलाकात हो गई और हमारा बड़ा अच्छा उन्होंने जो बात है बहुत अच्छा स्वागत करा, बड़ा मान सम्मान चौधरी साहब ने हमारा किया। अब जितने भी हमारे साथी थे, हमारे युवा तो साथी मेरी बराबर के तो कम थे, मगर मेरे सब जितने भी मेरे साथी आज तक भी जो भी साथी हैं मेरे जिम्मेदार साथी हैं, सब बुजुर्ग हैं और बड़े जिम्मेदार हैं। और युवा विंग भी हमारे साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। बाकी जितने हमें बुजुर्गों की ज़रूरत होनी चाहिए, कई उससे ज़्यादा हमारे साथ बुजुर्ग हैं और हम उनके उससे हम दुआओं से और उनके तजर्बे से भी हम बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो सबका हमें साथ है। और हम वहाँ पहुँच गए, तुरंत जो है चौधरी साहब आ गए। तो चौधरी साहब ये देख रहे थे, उस टाइम पे मैं थोड़ा और भी पतला दुबला था, मेरी मूंछें भी इतनी नहीं थी, मतलब भारी, और थोड़ा सा मेरी जो है मैं पतला भी था। तो चौधरी साहब सोच रहे थे कि इनमें जो है राष्ट्रीय प्रजा शक्ति मंच का प्रमुख कौन है। तो मैं आगे था, चौधरी साहब बैठ गए, हम भी बैठ गए। हमने कहा कि चौधरी साहब मैं अलाउद्दीन सलमानी, राष्ट्रीय प्रजा शक्ति मंच का अध्यक्ष। तो उन्होंने कुछ देर के लिए मुझे देखा और कुछ देर देखने के बाद में वो उठे और उन्होंने मेरे कमर पे हाथ मारा। तो हमने भी उनका बड़ा मान सम्मान करा, भी बड़े हैं तो हमारे बड़े वाले साहब की उम्र के हमारे बड़े हैं। तो हमने बड़ा उनका वो करा और बड़ी हमें ये भी हुआ कि भाई चौधरी साहब ने बड़ा हमें सराहाया। कहने लगे भाई छोटी सी उम्र में बड़ा नेतृत्व कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आपके बड़े चर्चे हो रहे हैं भाई, और भाई आपने तो जो है हमसे ज़्यादा वोट ले लिया, ये चौधरी साहब ने खुद कहा। कहने लगा भाई हमने कहा कि हाँ चौधरी साहब, आपसे ज़्यादा अगर वोट लिया है तो ये भी आप ही की मेहरबानी है। हम कहने लगे भाई चौधरी साहब ये भी आप ही की मेहरबानी है अगर हमने आपसे ज़्यादा वोट लिया है। काश आप लोग हमारी लड़ाई लड़े होते और आपके जैसे दलों से हमें धोखा ना मिला होता तो शायद हम ये कोशिश ना करते और आज हम तुमसे ज़्यादा वोट ना लेते। अगर हमने ये वोट लेने का काम करा है तो आप ही की मेहरबानी है। तो चौधरी है तो चौधरी हैं तो चौधरी फ़ौरन माथे में सलवट डल गई। कुछ देर के सेकंडों के लिए रुक गए और देखने के बाद में बैठ गए। खैर, मगर जो सच्चाई है, सच्चाई को तो कोई झुठला ही नहीं सकता है। और जब तक आप आंखों में आंख डाल के बात नहीं करोगे, अपने हक और हकूक़ की बात नहीं करोगे, तब तक आपको अपना हक मिलने वाला नहीं है। आंखों में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने आंखों में आंख डाल के बात करी क्योंकि हम चोर तो थे नहीं, चोर तो हम हैं नहीं। हमने तो आज तक दिया ही है सब पार्टियों को, लिया हमसे, हमें दिया किसी ने कुछ नहीं है, हमसे लिया ही लिया है आज तक सब पार्टियों ने। तो हम चोर तो है नहीं जो हम आँख चुरा के बात करेंगे। तो हमने आँख में आँख डाल के बात करी कि चौधरी साहब ये हमें धोखा देने का काम जो आज तक किया गया है ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल चौधरी साहब ने कहा भाई सलमान साहब नाराज़ मत होइए, आप जो है हमने जो आपको याद करा है वो इसलिए याद करा है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा चौधरी साहब मैं आपकी यहाँ पार्टी ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, ना मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करी और ना मैंने आज तक ज्वाइन करी है, मैंने आज तक ज्वाइन नहीं करी है। तो उसमें भी जो है चौधरी साहब जो है थोड़ा सा फिर उन्होंने माथे में बल डाले और कहने लगे अच्छा। मैंने कहा एक बात है, जब आपने हमें यहाँ बुलाया है और यहाँ तक हम आए हैं तो हम आपको मायूस भी नहीं करेंगे। हमारी शर्त ये है कि हमारे लोग तो लोकसभा में या विधानसभा में बैठे नहीं हैं। आप लोग विधानसभा में लोकसभा में बैठते हो, आप लोकसभा में बैठते हो, आपके जो है विधायक विधानसभा में बैठते हैं। तो आप हमारे ओबीसी के आरक्षण की आवाज़ उठानी शुरू करिए कि हमारा जो 10% आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ उस आरक्षण को लागू कराइए। आप लागू कराने की लड़ाई लड़िए, आप सरकार से लड़ाई लड़िए। आप जब हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे तो 2012 का चुनाव आने वाला है। जब 2012 का विधानसभा का चुनाव होगा, हमारी लड़ाई लड़ने का आप काम करेंगे तो हम भी अपने समाज से खड़े होकर के कहेंगे कि भाई चौधरी अजीत सिंह लोकदल हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, अब की बार क्यों ना चौधरी साहब का साथ दे दिया जाए। ये हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब आप हमारी लड़ाई लड़ने का काम करोगे तो हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे, अपने साथियों से, अपने समाज से बात करके हम आपके बारे में सोचेंगे।
तो चौधरी साहब ने हमारी खड़े हो गए, फिर हमारी कमर थपथपाई, कहने लगे थोड़ी सी उम्र में अच्छी राजनीति कर रहे हो, आप पकड़ में नहीं आ रहे हो। और आपकी ये बात सही है, ओबीसी का जो आरक्षण ये हुआ है, ये मंडल कमीशन हम नहीं लागू कराया था, इसमें हम भी शामिल थे। मैंने कहा चौधरी साहब आपने मंडल कमीशन लागू कराया था, मगर आज तक आरक्षण लागू नहीं कराया है। यही तो छल है और इसी को यही तो धोखा, यही तो फरेब है, और क्या है ये भाई। आपने मंडल कमीशन लागू करा दिया, मंडल कमीशन से जो है 27% आरक्षण लागू हो गया, उसमें मुसलमानों का भी आरक्षण था, अल्पसंख्यकों का, ओबीसी का। आपने जो है एक उसके सियासत के आधार पे जो है, सोची समझी साजिश के आधार पे जो है उसको हमारा जो उसमें कि भाई हम मुसलमानों को अलग से देंगे। तो ये क्या है, ये हमारे साथ तो ये धोखा है, तो हम कैसे भरोसा करें। अब अगर आप इस पर शालीनता से सोच करके और हमारे आरक्षण पर लड़ाई लड़ने की बात करोगे, हम 1% सोचने का वो रखेंगे, समाज से बात करेंगे, समाज के बीच में बात रखेंगे, आपको भी बुलाया जाएगा, आप पूरा विश्वास दिलाएंगे तो आपके बारे में सोचा जाएगा। अब ये आरक्षण हमारा आज तक लागू नहीं हुआ, अभी जो है 10% आरक्षण साथियों सवर्णों को दिया गया है। कितना? 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है। हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं। जब हम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, देश को आज़ाद करा, तो हम सब भाई थे, आज भी भाई हैं। मगर ये जो छल हो रहा है, हमें इससे ऐतराज़ है। हमें हिंदू मुसलमान से कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें बहुसंख्यकों से कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें जो हमारी लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। ये विचारों में फ़र्क क्यों आ रहा है? जब आप लोग, भूख तो सबको लगती है, या पेट हमारे नहीं है, आप ही लोगों के पेट है, या आप ही के बच्चे हैं, ज़रूरत तो हमारी भी है। या हमारे से जो है सारी उम्र हमारे से वोट ही लेते रहोगे आप लोग, हमारे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचोगे। मगर अब हमें दिख गया कि आप कुछ सोचने वाले नहीं हो। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने तो अब तक 75 साल तक आपको झेल लिया, मगर आपसे नहीं झेला जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। जिस दिन ये अल्पसंख्यक, ओबीसी, अति पिछड़ा, हिंदू और मुसलमान जो भी है, ये जिस दिन खड़ा हो गया, आप लोगों से नहीं झेला जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वरना लाइन पे आ जाओ, सही तरीके से जो है इसको दिमाग को सही कर लो आप लोग, और इसको हल्के में मत लेना आप, क्योंकि अब हर समाज शिक्षित होता जा रहा है, सबके बच्चे शिक्षित होते जाते हैं, अपने अच्छे बुरे की पहचान हो रही है, और अपने हक और हकूक़ के बारे में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। समझ गए? ये जो छोटे बड़े का भेद है, ये जो आपने बढ़ा रखा है, ये इसको ज़्यादा दिन मत चलाओ। अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तुम लोगों ने एक खेल कर रखा है, और मैं सभी पार्टियों को भी बता देना चाहता हूँ, अगर लोकसभा विधानसभा में अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को आबादी के अनुपात में टिकट नहीं दिए गए, तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा और किसी को वोट नहीं दी जाएगी और बहिष्कार किया जाएगा सब पार्टियों का। वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोकदल हो, कोई सी भी पार्टी हो, सबका बहिष्कार किया जाएगा। ये सुन लो आप। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, गरीबों के बच्चे गरीब स्कूल सरकारी स्कूलों में पढ़े, और उसमें भी उनको कोई सुविधा नहीं किसी तरह की। हमारे यहाँ पर एक GIC स्कूल कमेला ख़त्म होने पर जो खुला, और उसमें जो है कई साल उसको खुले हुए हो गए स्कूल को, आज तक उसमें फर्नीचर नहीं आया बच्चों के लिए। मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ। क्या है ये सब? तो इसलिए मैं सभी साथियों से मैं बताना चाहता हूँ, अल्पसंख्यकों से, अति पिछड़ों से, ओबीसी के सभी समाज के सभी व्यक्तियों से सब मैं बताना चाहता हूँ। मैं खाली इसमें मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी मैं ये बात कर रहा हूँ। हम सब भाई हैं, और अगर हम सब मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे अपने हक और हकूक़ की, हिंदू और मुसलमान छोड़ दो, आप ये देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं सभी भाइयों से, सभी
देशवासियों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव को बड़े सोच समझ के वोट करना है। सब पार्टियों का हिसाब किताब देखना है। अगर हमारे साथ में हक की बात होगी तो वोट देने की सोचेंगे, नहीं तो सब पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। सब पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और अपने प्रत्याशी, चाहे हमारे प्रत्याशी को 100 ही वोट मिले, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितनी वोट मिला, आज तक हमारी जितनी भी वोटें हमारी सारी खड्डे में तो गई हैं 75 साल से आज तक। बता दो अपनी तुम्हारी वोट का क्या फ़ायदा हुआ है? जलीलो खार होने के अलावा और दूसरा कोई कौन सा काम हम लोगों के साथ में हुआ है? बता दो आप। सब हर आदमी जो है गरीबी नज़र से देखते हैं। आप कितने बढ़िया कपड़े पहन लो, कितना बढ़िया कुछ भी कर लो, वो भी इन लोगों का करता है। अच्छा खा रहे हो या पहन रहे हो, वो भी इन लोगों का करता है। अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं तो वो भी इन लोगों का करता है। मैं बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। मैं किसी से दब के या किसी से उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चों ने सही खाना पीना शुरू कर दिया है, सही अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सही अच्छी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जा रहे हैं, तो वो भी इन लोगों का कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि अगर ये लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारा जो है ढेर हो जाएगा, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। और ये सच्चाई है। तुम्हारी इतनी अक्षरत नहीं है जितनी हमारी अक्षरत है। बहुसंख्यकों की अक्षरत बहुत कम है और अल्पसंख्यकों की अक्षरत ज़्यादा है। ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको। होश में आके बात कर लो। मान सम्मान तुम ही लोगों के लिए नहीं है। मान सम्मान हम भी जानते हैं, मान सम्मान किसको कहते हैं। तो इसीलिए भाइयों, मेरे से कोई अगर गलत लफ्ज निकल गया हो, किसी के उसको ठेस पहुंची हो, तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूं। बाकी ये एक विचार की लड़ाई है और ये शुरू हो चुकी है। ये चलती रहेगी जब तक हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे। और आबादी के अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमें मिलनी चाहिए। ये मैं सब पार्टियों से कह रहा हूँ और अति पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, ओबीसी के सभी सदस्यों से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच के सदस्य बने, मंच की ताकत बने और राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच का साथ दें। हमारी ताकत बढ़ेगी तो आपकी ताकत बनेगी। हम ताकतवर होंगे तो आपकी ताकत बनेगी, आपको ताकत मिलेगी। इसके ताकत के ऊपर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को छोड़ करके और पड़ोसी के बच्चे को जो है आप माल खिलाना शुरू कर दो। अपने बच्चे को खिलाओ मत और पड़ोसी के बच्चे को माल खिलाओ और उसको जो है अखाड़े लेके जाओ, सारे काम करो और आके अपने की डंड देखोगे भाई मेरा तगड़ा हो रहा नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं मोटा हो रहा, मेरा लड़का क्यों ऐसा ही है। अरे जब तुम माल तो पड़ोसी के बच्चे को खिला रहे हो, अखाड़े में उसे लेके जा रहे हो, लड़ाई उससे लड़वा रहे हो, तुम्हारा लड़का कहाँ से तगड़ा हो जाएगा। 75 साल से यही करा है आप लोगों ने। अरे 75 साल से वोट तो तुम इन लोगों को देते आ रहे हो हैं, और बात पकड़ते तुम हम जैसे लोगों को भी। तुम लोगों ने करा क्या आज तक? तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे आप लोगों ने अपने किसी साथी का या अपने किसी लीडर का या अपने किसी नेता का साथ भी तो नहीं दिया अभी तक। जब हम अपने आदमी का, अपने लीडर का, अपने साथी का साथ देंगे तो मुझे भी तो ताकतवर होगा। अब हम साथ तो देते हैं बहुसंख्यकों का और हम कहते हैं नो भाई तुम कुछ कर रहे नहीं, वो कर कहाँ से ले भाई? ताकत तो तुमने दूसरे को दी आज तक 75 साल में। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, ताकत देने का काम अपने को करो। आप देखो इंशाल्लाह आपको ताकत मिलती है या नहीं मिलती है। जब आप अपने को ताकत दोगे तो वो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा। जैसे वो लोग अपने की लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हारी लड़ाई तो आज तक लड़ी नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग भी जब ताकतवर होगे, आप ताकत हासिल करोगे और लोकसभा विधानसभा में जाकर बैठोगे तो आप अपने मसाइलों का हल खुद कर लोगे, दूसरों का भी मसाइल का हल करोगे फिर इंशाल्लाह। क्या समझे? तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि संगठन से ज़्यादा जुड़े, राष्ट्रीय प्रजाशक्ति मंच का साथ दें और हमारी ताकत बने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।